एक अनाथ बालक जो कि एक पिछड़ी जाति से आते थे, जो घास की मैदानों में भेड़ चराया करता था। वही बालक आगे चलकर एक दिन बन गया भारतवर्ष का सबसे बड़ा साम्राज्य का राजा। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत की मिट्टी में जन्म लिया था यह व्यक्ति, जिन्होंने कुछ ही सालों में भारत में इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ी कर ली थी, जो मुगल और अंग्रेजों ने सैकड़ों सालों में नहीं कर पाए थे, जिन्होंने नंद वंश का अत्याचारी राजा धनानंद को उखाड़ फेंका था, जिन्होंने अलेक्जेंडर के साम्राज्य पर भी कब्जा कर लिया था और इन्होंने ही पहली बार भारत को एकीकृत किया था। लेकिन इतनी बड़ी साम्राज्य का सम्राट होकर भी इनका अंतिम समय बहुत ही कष्ट में बीता। अब सवाल उठता है, कौन था ये साधारण अनाथ बालक जिन्होंने इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर लिया था, और क्या हुआ था उनके अंतिम दिनों में। दोस्तों, मैं उत्पल कुंडू आपके साथ आज के इस वीडियो में भारत के श्रेष्ठ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट बनने की इतिहास आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप पा सकें। आज से लगभग 2300 साल पहले की बात है। उस वक्त भारत में नंद वंश का राज चल रहा था, जिसका राजधानी था मगध, जो कि वर्तमान बिहार राज्य के राजधानी पटना के पास था। उस वक्त नंद वंश का शासक धनानंद था, बहुत ही अत्याचारी और क्रूर। धनानंद के राज दरबार में मंत्री थे आचार्य चाणक्य, जो कि उस वक्त भारत के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। एक दिन राजा धनानंद आचार्य चाणक्य को भरी राजसभा में सबके समक्ष घोर अपमान किया। आचार्य चाणक्य ने इस अपमान का बदला लेने के लिए भरी सभा में कसम खा ली कि धनानंद के साम्राज्य को विध्वंस कर देगा और एक योग्य व्यक्ति को भारतवर्ष का सम्राट बनाएगा। धनानंद उस वक्त आचार्य के बातों को महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उस वक्त आचार्य चाणक्य मगध से तक्षशिला की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक घने जंगल में कुछ लड़कों को खेलते हुए देखा। वे लोग खेल खेल में राजा धनानंद के शासन को लेकर मजाक कर रहा था। आचार्य चाणक्य ने उस वक्त चंद्रगुप्त को देखा और मन ही मन चंद्रगुप्त को ही धनानंद के खिलाफ अपने हथियार बनाने के बारे में सोच लिया। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। उनके जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कुछ के अनुसार वे एक साधारण परिवार से थे। जिस वक्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहली बार देखा, उस वक्त वह 10-12 साल का बालक था। उस वक्त वो मैदानों में भेड़ बकरियां चराया करता था। उसके माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं था। एक किसान परिवार में वो पल भर रहा था और वो किसान पिछड़ी जाति का था। आचार्य चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त में अदम्य साहस, तेज दिमाग और नेतृत्व कौशल के संकेत देखे थे। चाणक्य ने एक साधारण माहौल में छिपी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना शिष्य बनाया। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला चले आते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में तक्षशिला था सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जहां देश विदेश से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस तक्षशिला में 8 साल तक चंद्रगुप्त का शिक्षा का पाठ चला। इस दौरान वह युद्ध कौशल, राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, प्रशासनिक कार्य आदि का शिक्षा ग्रहण किया और महारत हासिल की। चंद्रगुप्त का शिक्षा समाप्त होने पर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए अपनी फौज तैयार करने। कुछ ही सालों में चंद्रगुप्त अपनी एक फौज तैयार कर लेता है और धनानंद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। परंतु चंद्रगुप्त को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रगुप्त का फौज बहुत ही छोटा था, जो धनानंद के विशाल फौज के सामने टिक ही नहीं पाया। लेकिन इस हार से चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य ये समझ गया था कि इस सामान्य सी फौज को लेकर धनानंद के विशाल साम्राज्य को परास्त करना मुश्किल है। तब चाणक्य ने अपना साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग किया। चंद्रगुप्त को इन नीतियों का प्रयोग करना भली भांति आता था। उन्होंने इन नीतियों का प्रयोग करके
धनानंद के राज्य के आसपास के राज्य पर दखल कर लिया। पहले वह सिंधु, उसके बाद पंजाब को जीत लिया। इस तरह वो एक एक करके धनानंद के साम्राज्य के आसपास अपनी साम्राज्य विस्तार करते गया और धनानंद का शक्ति कम होते गया। उन्होंने धनानंद के खिलाफ कई स्वतंत्र राज्य के साथ गठबंधन भी किया था। इस तरह वह अपनी एक विशाल फौज खड़ा कर लिया और दूसरी बार धनानंद के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में धनानंद पराजित होते हैं। चंद्रगुप्त मगध को दखल कर लेते हैं और धनानंद को जान से न मारते हुए उसे राज्य से बाहर जाने का आदेश देते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त धनानंद की एक बेटी के साथ शादी कर लेते हैं। चंद्रगुप्त युद्ध में जीत तो गया, परंतु मगध का अगला शासक कौन बनेगा यह तय नहीं हो पाया था। उस वक्त इस युद्ध में चंद्रगुप्त के साथ जिन राजाओं ने गठबंधन किया था उनमें से एक था प्रवर्तक। उन्होंने धनानंद की दूसरी बेटी से शादी कर ली जो एक विषकन्या थी। शादी के रात ही उस विषकन्या के छूते ही प्रवर्तक की मृत्यु हो जाती है। अतः मगध के सिंहासन का और कोई दावेदार न रहने के कारण चंद्रगुप्त 321 ईस्वी पूर्व में अपने आप को मगध का राजा घोषित करते हैं और मौर्य वंश की सूचना करते हैं। और इसके बाद वे एक के बाद एक राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। उन्होंने उत्तर भारत में शासन कर रहे अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि के माध्यम से उत्तर भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त निकेटर को 500 हाथी दान में देते हैं और बदले में सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करते हैं और उत्तर भारत का हिस्सा चंद्रगुप्त को छोड़ देते हैं। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। वे चाणक्य के मार्गदर्शन से ही इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू किया, कानून व्यवस्था को मजबूत किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शासन काल में सामाजिक न्याय और समानता को प्रमुखता दी गई। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने सत्ता छोड़कर जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने श्रवणबेलगोला में साधना की और अपना जीवन त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें बताता है कि महानता संघर्ष से उभरती है। यह कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है। आज भी उनकी दूरदृष्टि और कूटनीति हमें सिखाती है कि हर बाधा के पार एक अवसर छिपा होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।